Hello, my dear students. My name is Swarlata, your one and only chemistry educator from सीतामढ़ी। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, जो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके पहले एक छोटी सी बात कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए, राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड दिस बिकम पी ए स्टैंडर्ड एक्स ए। और हेनरीज लॉ में भी हमने पढ़ा था कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड हियर देयर इज अ टर्म दैट इज x kh। तो इन हेनरीज लॉ it also relates to the partial pressure with mole fraction, or Raoult's law also relates partial pressure of the gas to the mole fraction of that component. So since both relates partial pressure and mole fraction, so we may say that Raoult's law is a special case of Henry's law. ठीक है, इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है। जब हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। वहां हम लोग सिंपली ये पढ़े थे कि जितने भी गैस लॉज है लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ एंड सम अदर, जो गैसेस उन लॉज को फॉलो करते हैं, एपिथेटिकल लॉज को फॉलो करते हैं, वो आइडियल गैस है। यहां हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा राउल्ट्स लॉ, और दिस इज द केस ऑफ सॉल्यूशन। वो गैस का केस था, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन का केस कर रहे हैं। तो जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो सारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। यानी आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं the solution which obey Raoult's law is called आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो आइडियल सॉल्यूशन का केस है, इट इज अ केस ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड। जब दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड होंगे तब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है PA, partial pressure of each component when both are volatile, both components are volatile, लिक्विड है मीन्स वोलाटाइल है। व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड मीन्स बोथ आर वोलाटाइल। जब दोनों वोलाटाइल होंगे तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA के, एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। मीन्स PA इज इक्वल्स टू PA स्टैंडर्ड XA एंड PB इज इक्वल्स टू PB स्टैंडर्ड XB। जो भी सॉल्यूशन इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि ईच कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, तो यानी वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा क्यों होता है कि ये सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करता है। तो देखिए, जब सॉल्यूट कंपोनेंट एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट आपस में कंबाइन करते हैं, देन विल फॉर्म सॉल्यूशन। इसकी बॉन्ड टूटती है, इसकी बॉन्ड टूटती है, फिर दोनों कंबाइन करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करता है। दिस इज सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन। दिस इज solute combination, and this is solvent combination, which is solution। तो अगर इनका इंटरैक्शन, जो इंटरैक्शन फोर्स है पहले से, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब पहले से इंडिविजुअल से वाटर है,
वाटर अगर पहले से है तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है, और ये फिर अल्कोहल हम लिए उसके बीच का इंटरेक्शन फोर्स है। अगर पहले से जो इंटरेक्शन फोर्स सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में था, सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में था, और बाद में जब सॉल्यूशन फॉर्म किया, वो इंटरेक्शन उसके क्या हो जाए, सेम ही रहे, बहुत फर्क इसमें पड़ने वाला अगर ना हो। इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इफ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट, तो क्या होगा ऐसे में, जितना इंटरेक्शन आपने पढ़ा था वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के केस में कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो वेपर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाएगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, तो वेपर प्रेशर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट्स के हैं पहले वैसे ही बाद में भी होंगे, इसलिए पीए एक्सए के प्रोपोर्शनल रह जाएगा, पीबी एक्सबी के प्रोपोर्शनल, यानी उनके वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं दैट आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, और इसीलिए वो इस राउल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इट मे बी पॉसिबल कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट कंपोनेंट के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स था, बाद में जो नया सॉल्यूशन बना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, उनके बीच इंटरेक्शन फोर्स पहले से ज्यादा हो जाए। कैसे ज्यादा हो सकता है, तो जो दोनों कंपोनेंट होंगे ना उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, उनके बीच डाइपोल इंटरेक्शन आ जाए, किसी तरह का कोई इंटरेक्टिव फोर्स अगर आ जाए उनके बीच, तब क्या होगा, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा उनके बीच। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा तो वो वेपर कम बनाएंगे एंड वेपर प्रेशर आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वहां पर पीए अब एक्सए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो उससे चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीबी पी एक्सबी से के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली नहीं होगा, यानी ये पीए स्टैंडर्ड एक्सए के इक्वल नहीं होके इससे कम हो जाएगा, पीबी स्टैंडर्ड एक्सबी के इक्वल नहीं होके इससे कम हो जाएगा। उसी तरीके से एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इनके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स था पहले से, बाद में वो कम हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए इनके बीच इंटरेक्शन फोर्स था, इसको डाला गया, वो उस पे आके उसको तोड़ दिया उनके बीच के बॉन्ड को, तो ऐसे में क्या होगा, इंटरेक्शन फोर्स कम हो जाएगा। इंटरेक्शन फोर्स जब कम हो जाएगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और वहां पर ये सारी चीज ग्रेटर हो जाएगी, मीन्स पीए ग्रेटर हो जाएगा पीए स्टैंडर्ड एक्सए से, और पीबी ग्रेटर हो जाएगा पीबी स्टैंडर्ड एक्सबी से। तो इट मीन्स सॉल्यूशन के आइडियल होने का जो कॉज है दैट डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट आर द कॉज, ये तो एक कंडीशन हुआ, इसके बाद और भी कंडीशन इसके आएंगे, उसके पहले हम लोग कॉज को देखते हैं कि क्या कॉज है आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करता क्यों है, तो देखिए इसका हम लोग कॉज लिखेंगे, द इंटरैक्शन बिटवीन solute and solvent is equal to the interaction between solvent। पहले जितना इंटरेक्शन था बॉन्ड बनने से पहले, जब दोनों इंडिविजुअली थे, पार्शियली अलग अलग कंपोनेंट्स थे, तो जो इंटरेक्शन था, बाद में दोनों बॉन्ड जब बना लिए तो भी इंटरेक्शन में कोई चेंज हुई नहीं। जब इंटरेक्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं हुई तो उनके वेपर प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वेपर तो उतना ही बनेगा जितना इंटरेक्शन पहले था, बाद में भी वही है, तो वेपर उतना ही बनेगा, वेपर उतना ही बनेगा तो वेपर प्रेशर भी उतना ही होगा, देयर इज नो एनी चेंज। इसलिए ये पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए होगा और पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीबी होंगे, और दोनों राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे। दूसरा कंडीशन यहां होता है
कि जब इंटरैक्शन फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जो इनिशियल वॉल्यूम जितनी होगी कंपोनेंट्स की इंडिविजुअली उतनी ही फाइनल भी वॉल्यूम हो जाएगी। जब दोनों मिक्स करेंगे तो भी वॉल्यूम इतना ही रहेगा, क्योंकि इंटरैक्शन फोर्स बढ़ेगा या घटेगा तब तो वॉल्यूम में चेंजेस आएगा ना। इंटरैक्शन फोर्स अगर घट गया तो फ्री हो गए पार्टिकल्स, तो ज्यादा वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और अगर इंटरैक्शन फोर्स बढ़ गया तो पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम घट जाएगा। यहाँ तो वो हो नहीं रहा है, इंटरैक्शन फोर्स जैसा पहले था बाद में भी वैसा ही है। तो V2 और V1 जो है इक्वल होगा, तो देयरफॉर डेल्टा V मिक्सिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग जो होगा इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन वो क्या होगा, आपको 0 होगा। थर्ड केस हमारा होगा डेल्टा H मिक्सिंग। क्योंकि इंटरैक्शन फोर्स पहले जितना था बाद में उतना ही है, तो दोनों कंडीशन में बॉन्ड के टूटने या जुड़ने में जितनी एनर्जी की चेंज होगी वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि इंटरैक्शन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर बॉन्ड टूट रहा होगा तो बॉन्ड के तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, देनी पड़ती है, तो इसका मतलब इंथैल्पी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो वहां डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, कोई नया बॉन्ड बन के इंटरैक्शन फोर्स बढ़ रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वहां डेल्टा एच नेगेटिव होगा। बट यहाँ तो इंटरैक्शन फोर्स में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिकॉज कॉज ऑफ द आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज the interaction between solute and solvent is equal to the interaction between solutes। तो इंटरैक्शन फोर्स में ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इंथैल्पी चेंज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड इट बिकम 0। तो अगर आपसे ये कहता है कि व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, तो आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन है। क्यों है वो आइडियल, इसलिए है क्योंकि उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरैक्शन के इक्वल ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं होने से वेपर प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं होती है। तो व्हाट आर द कंडीशंस, तो क्या कंडीशन डेवलप होता है, तो पीए स्टैंडर्ड इंटू एक्सए के इक्वल हो जाता है, और पीबी स्टैंडर्ड और एक्सबी के इक्वल होता है, बिकॉज दिस आइडियल सॉल्यूशन इज द केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। तो वोलेटाइल केस में तो हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में कल यही पढ़ा था कि पीए जो है वो पीए स्टैंडर्ड एक्सए के इक्वल होता है, पीबी स्टैंडर्ड एक्सबी के। चूंकि इंटरैक्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं हुई तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, दैट्स व्हाई डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0। और डेल्टा एच, चूंकि इंटरैक्शन फोर्स वही है तो इंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगी, और इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी सेम होगा। राउल्ट्स लॉ को हम लोग ऐसे भी आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एन इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, पूरे कंसंट्रेशन तक नॉट ओनली ऑन द सरफेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस का लेना है, पूरा इंटायर कंसंट्रेशन को लेकर के अगर वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग ऐसे भी इसको डिफाइन करेंगे, ऐसे ही डिफाइन करेंगे, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एन इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन is called ideal solution। अब हम लोग देखते हैं क्या, हम लोगों ने पढ़ा कि what are the cause for the solution to be ideal, what are the conditions। अब हम लोग इसके एग्जांपल को देखते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे ही एग्जांपल इसमें लेंगे जिनमें बहुत कम डिफरेंस हो कंपोनेंट्स के बीच, so that the interaction is not very much changed। जैसे हम यहां लेंगे बेंजीन एंड टोलुइन। अब देखिए बेंजीन एंड टोलुइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेंजीन मीन्स C6H6 एंड टोलुइन मीन्स ओनली 1 CH3 इज एडेड टू द बेंजीन ग्रुप। हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं नॉर्मल हेक्सेन
means C6H14 and normal heptane means C7H16. बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है एक CH2 ग्रुप का. हम थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोरो इथेन एंड ब्रोमो इथेन C2H5Cl एंड C2H5Br. यहाँ सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो का डिफरेंस है. तो हम देख रहे हैं कि जब कंपोनेंट्स के बीच डिफरेंसेस कम होंगे, तो जब कंपोनेंट्स के बीच डिफरेंसेस कम होंगे तो उनके इंटरेक्शन फोर्स के बीच भी डिफरेंस बहुत कम ही आएगा. और जब इंटरेक्शन फोर्स के बीच डिफरेंस कम आएगा तो वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वेपर प्रेशर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो सॉल्यूशन आइडियल होगा, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा ओवर इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन. दैट्स व्हाई दिस आर सम एग्जांपल्स. अब हम लोग इसके ग्राफ को, कल के क्लास में हम लोगों ने ग्राफ को देखा था. हम लोगों ने ग्राफ में जो कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी वो यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग समझते हैं ताकि वो हमारा और क्लियर हो जाए. हम लोगों ने कल ग्राफ में देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ है वो एक ही ग्राफ में बना दिया जाता है. ठीक है, यहाँ अगर हम xb इज इक्वल्स टू 0 से xb इज इक्वल्स टू 1 लें, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसा प्लॉट होगा. एंड दिस इज द प्लॉट फॉर पार्शियल प्रेशर. तो देखिए जब आप इसको इंक्रीज करेंगे, मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे, तो हम लोगों को पता है ना कि Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xb. तो Pb भी तो प्रेशर भी, पार्शियल प्रेशर भी तो इंक्रीज करेगा ना. ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ना ग्राफ को कि जब हमारा Xb ऐसे यहां से कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू कर रहा है तो पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज करेगा. और यहां आते आते दिस इज द प्योर कंसंट्रेशन, यहाँ पे Xb 1 है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो होगा वो प्योर कंपोनेंट का होगा, दैट इज Pb स्टैंडर्ड. ठीक है, तो दिस ग्राफ शोज दिस रिलेशन. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये आपको क्या हो गया, दिस इज Pb इज इक्वल्स टू Pb स्टैंडर्ड Xb. दिस इज द ग्राफ फॉर Pb इज इक्वल्स टू Pb स्टैंडर्ड Xb. अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे जहां XA 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से वो इंक्रीज करना शुरू कर रहा है और यहाँ पे ये 1 तक आ जा रहा है, प्योर फॉर्म में आ जा रहा है. तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन. और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन के लिए ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आता है, तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे जब ये कंसंट्रेशन कम है, प्रेशर कम है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते 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 क्या हो रहा है, ये इस पॉइंट पे आ रहा है. दिस इज Pa स्टैंडर्ड. ठीक है, और ये जो रिलेशन होगा दिस इज Pa इज इक्वल्स टू Pa स्टैंडर्ड Xa. दिस प्लॉट शोज. अब हम सॉल्यूशन का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा P विच इज द सम ऑफ Pa प्लस Pb. तो दिस इज द ग्राफ फॉर द आइडियल सॉल्यूशन. तो इस तरह से हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन को समझा कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो हर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं. अब हम लोग करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ. द सॉल्यूशन which does not obey Raoult's law. जो Raoult's law को फॉलो नहीं करते हैं are called non-ideal solution. What are the cause? क्या कॉज है इसका, क्यों नहीं करते. तो अभी हम लोगों ने देखा ना कि कॉज में क्या होता है, इंटरैक्शन फोर्स पे कॉज डिपेंड करता है. तो अगर interaction between solute and solvent is not equal to the interaction between solvent. So if the interaction between solute
solvent is either higher or lower than interaction between solute and solvent. तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इंटरैक्शन फोर्स जब चेंज होगी, दोनों के बीच इंटरैक्शन चेंज हो जाएगा, तो अगर इंटरैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा इंटरैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो वेपर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. अगर इंटरैक्शन कम हो गया तो वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. तो राउल्ट्स लॉ तो फॉलो नहीं हो पाएंगे. तो ऑन दिस बेसिस नॉन आइडियल सॉल्यूशन on the basis of higher interaction and on the basis of lower interaction between the solute solvent than solute and solvent, it is divided into two types. और वो दो टाइप हैं क्या, तो एक है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन. एक है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन solution showing पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन. तो सॉल्यूशन कब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और कब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये हम लोग इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे. तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, जब इंटरैक्शन फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट जो होगा वो लेस होगा. दिस इज द कॉज. ये क्या है हमारा, दिस इज द कॉज. ये क्या होगा, कम होगा इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है ना, यहां इंटरैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, वेपर ज्यादा बनेगा. तो ड्यू टू दिस क्या कंडीशंस आएंगे, इसमें क्या कंडीशंस फॉलो करने लगेंगे, ये यहां पर PA ग्रेटर हो जाएगा PA स्टैंडर्ड XA से और PB आप ऐसे बोल सकते हैं नॉट इक्वल होगा PB स्टैंडर्ड XB से. तो नॉट इक्वल होगा तो होगा क्या, होगा PA ग्रेटर देन PA स्टैंडर्ड XA एंड PB ग्रेटर देन PB स्टैंडर्ड XB. ठीक है. दूसरा क्या कंडीशन हमारा होगा, दूसरा होगा कि जब इंटरैक्शन फोर्स कम हो गया, जब इंटरैक्शन फोर्स कम हो गया तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, क्योंकि इंटरैक्शन कम है तो एक्सपैंड करेंगे. लिक्विड मॉलिक्यूल्स जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा. तो यानी यहाँ V2 जो है इज ग्रेटर देन V1 है, तो हम डेल्टा V मिक्सिंग जो करते हैं वो V2 माइनस V1 करते हैं, तो दैट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. ठीक है. तीसरी चीज
यहाँ पे चूंकि इंटरैक्शन फोर्स कम हो रहा है मीन्स बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है, देयर इज डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, एंड प्रोसेस बिकम एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक प्रोसेस का डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्यों नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो हम लोग यही रीजन देंगे इसका, बिकॉज the solution showing positive, in solution showing positive deviation there is dissociation of the bond and the interaction between the bond decreases, so the energy is required to break the bond, and the process in which energy is required is endothermic process, and for endothermic process delta H mixing is positive, इसलिए वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब जब हम नेगेटिव डेविएशन में आएंगे तो नेगेटिव डेविएशन का कॉज क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का कॉज होगा कि इस केस में इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब इंटरैक्शन ज्यादा हो जाएगा मतलब बॉन्ड बन गया होगा, इंटरैक्शन ज्यादा मतलब बॉन्ड बन गया होगा, जब बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा, और वॉल्यूम जब घट जाएगा तो ऐसे में आपको क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। और चूंकि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है और इंटरैक्शन फोर्स यहाँ पे जो है वो इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करेगा तो वेपर कम बनेगा, तो इन दिस केस पीए ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू पीए स्टैंडर्ड एक्स ए, तो वो हो क्या जाएगा, तो वो हो जाएगा लेस देन पीए स्टैंडर्ड एक्स ए। पीबी ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू पीबी स्टैंडर्ड एक्स बी, तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा पीबी इज लेस देन पीबी स्टैंडर्ड एक्स बी। दूसरा क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है इंटरैक्शन फोर्स ज्यादा होने से फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, दैट्स व्हाई डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी वो आपको नेगेटिव आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी। और तीसरी केस, चूंकि यहाँ इंटरैक्शन बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, so energy is released and process become exothermic, और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोगों को ये कंडीशंस भी याद रखने हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। इन आइडियल केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन the interaction between solute solvent is equal to the interaction between solute solute and solvent solvent, but in case of non ideal solution this is not equal, it may be either less or more, if it is less it is known as positive deviation, if it is more it is known as negative deviation। पॉजिटिव डेविएशन अगर हो रही है तो चूंकि इंटरैक्शन आपको जो है वो घट रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, सो इट बिकम ग्रेटर, और वॉल्यूम भी आपको इंक्रीज कर जाएगा, देयरफॉर डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव। इंटरैक्शन कम होने से एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही होगी, बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है वहां पे, इसलिए डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव। नेगेटिव में जस्ट रिवर्स, यहाँ इंटरैक्शन बढ़ जा रहा है इसलिए वेपर प्रेशर घट जा रही है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव हो जा रही है, और यहाँ पे चूंकि इंटरैक्शन बढ़ता है तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड से ही बढ़ रहा होगा, तो एनर्जी रिलीज हो रही है एंड द प्रोसेस बिकम एक्सोथर्मिक। तो ये हो गए हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उसके सारे कॉज और कंडीशन। अब हम लोग करेंगे इसके ग्राफ और इसके एग्जांपल्स को।
देखिए ये ग्राफ हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन के केस में ऑलरेडी पढ़ा था कि ये जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है फॉर सॉल्वेंट ऑल्सो एंड फॉर सॉल्यूट ऑल्सो बिटवीन रिलेशन ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो वहां तो आपको क्या है, पीए स्टैंडर्ड और एक्सए के इक्वल है ही नहीं, दैट इज नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, कर्व लाइन आएगी। तो पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये जो ग्राफ आपका है ना ये कैसा हो जाएगा, ऐसे कर्व हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा और ज्यादा। यही चीज फिर यहां भी होगा और जो रिजल्टेंट आपको P होंगे वो भी आपको ऐसा हो जाएगा। दिस इज P, PA प्लस PB। ये वाला जो प्लॉट हो गया ये हो गया आपको PB इज इक्वल्स टू PB स्टैंडर्ड XB। ये जो हो गया, सॉरी ये PA हो गया, ये PA हो गया PA स्टैंडर्ड XA, और ये हो गया आपको PB दैट इज PB स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से ग्राफ में कुछ नहीं, अगर आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ समझ चुके हैं, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ समझ चुके हैं फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, उसमें ही आपको बस ये थोड़ा सा कर्व कर देना है थोड़ा ऊपर की तरफ, और जब नेगेटिव डेविएशन में हम आएंगे तो ये कर्व बनेगा बट ये डाउनवर्ड जाएगा ऐसे, बस इतना ही समझना और कुछ नहीं। तो आप आइडियल सॉल्यूशन वाले केस को अगर समझ चुके हैं तो नॉन आइडियल का ग्राफ बहुत ही इजी है, ये आपको हो जाएगा PA प्लस PB। ठीक है, अब इसके कुछ 3-4 एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, और भी 2-4-5 और एग्जांपल्स आपको साइड बुक्स या NCERT से मिल जाएंगे। हम लोग इन एग्जांपल्स के थ्रू, 1-2 एग्जांपल के थ्रू इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। आई थिंक ग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइडियल सॉल्यूशन का प्लॉट आप कर लेंगे डॉटेड लाइन से, और पॉजिटिव डेविएशन के केस में कर्व को अपवर्ड कर देंगे क्योंकि इंक्रीज कर जाता है वेपर प्रेशर, और नेगेटिव डेविएशन के केस में उसी ग्राफ को डाउनवर्ड कर लेंगे क्योंकि वहां वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। अब हम आते हैं एग्जांपल पे। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन में आप देखिए इथेनॉल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से होता है। अब जब हम इसमें साइक्लोहेक्सेन को ऐड करते हैं, ठीक है, इसको हम आप लोगों को बना के दिखाते हैं। इथेनॉल में पहले से ही इंटरैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो रहता है। ठीक है, अब जब हम लोग उसमें साइक्लोहेक्सेन को ऐड कर देंगे, साइक्लोहेक्सेन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा इसका इंटरैक्शन फोर्स, व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज एडेड तो ये आके इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में उसको तोड़ने का कोशिश करेगा क्योंकि ये इसके साथ तो कोई इंटरैक्शन बना नहीं पा रहा है वैसा कुछ स्ट्रॉन्ग, और पहले से स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन इसके बीच है। इसके आ जाने से बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। जब बॉन्ड टूट गया तो इंटरैक्शन फोर्स यहाँ पे क्या हो गई, इंटरैक्शन फोर्स यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल dissociates due to addition of साइक्लोहेक्सेन। तो जब साइक्लोहेक्सेन का एडिशन होता है और बॉन्ड टूट जाती है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ऐसे इंटरेक्शन फोर्स कमेगा और कमेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज होती है। वैसे ही आप एसीटोन में आप देखिएगा, एसीटोन में पहले से ही डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, इसमें डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। फिर आप दूसरा वाला ले सकते हैं, इसमें इन दोनों के बीच पहले से इंटरेक्शन है। अब CH2 को आप डालिए इसमें आकर के इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, तो बॉन्ड जब टूटेगी तो इंटरैक्शन फोर्स घट जाएगी और वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन। उसी तरीके से हम लोग जब इसके एग्जांपल को समझते हैं तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन के केस में
पहले से नो डाउट कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, बट क्लोरोफॉर्म जब आता है ना तो ये एक और स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन इसके साथ बना लेता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड इज formed between एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. और जब बॉन्ड फॉर्म कर जाएगी तो क्या होगा, इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा. इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर घट गया. दैट्स व्हाई इट शोज नेगेटिव डेविएशन. तो वेरी सिंपल. उसी तरीके से हम एनिलीन को और एसीटोन को ले लें. एनिलीन में पहले से एनिलीन का जो प्रोटॉन हाइड्रोजन होता है, एनिलीन मीन्स दिस, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है. एनिलीन का जो हाइड्रोजन है वो एसीटोन के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. नो डाउट कि इसमें पहले से इंटरेक्शन था, इसमें पहले से था, लेकिन जब दोनों कांटेक्ट में आकर के कोई बॉन्ड बना सकते हैं तो वो फॉर्म कर लेते हैं. तो ये एग्जांपल्स के केस में यही होता है कि ये दोनों आकर आपस में एक और स्ट्रॉन्ग फोर्स, पहले भी इंटरेक्शन थी उनकी, बट अब जब दोनों कांटेक्ट में आए तो इंटरेक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दोनों के बीच बन गया. तो जब इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गया तो इसका मतलब वेपर कम बना, वेपर कम बना तो वेपर प्रेशर कम हो गया. तो इस तरह से जो बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ऐसे पूछ देता है कि एक्सप्लेन दैट हाउ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन शोज पॉजिटिव डेविएशन. और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें इनके बीच क्वेश्चंस ऐसी होती है कि आपको दिया रहेगा विच टाइप ऑफ डेविएशन इज सोन बाय ऑप्शंस, ये इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, आपको पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, नन, ये से करके ऑप्शंस होंगे. या एनिलीन एंड एसीटोन, इनके बीच कौन सा इंटरेक्शन फोर्स होगा. तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपको हो सकते हैं. तो 3-4 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं. कुछ और एग्जांपल्स आप लोग अपने जो बुक्स हैं, अदर बुक्स है, उसके हेल्प से कर लेंगे. अब हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं एजियोट्रॉप. एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप इज अ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, जिसको जब हम बॉईल करते हैं तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है. जैसे अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया गया ना तो वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करते हैं, एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करते हैं. और उस बॉइलिंग पॉइंट पे देयर इज नो एनी चेंज इन देयर कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज एंड इन द लिक्विड फेज ऑल्सो. मतलब उनकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होती है जब डिस्टिलेशन कराई जाती है. तो अ लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल्स एट constant temperature and distill unchanged. जब उसको डिस्टील करते हैं हम, जब उसको बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो अनचेंज्ड होता है वो, अनचेंज्ड इन इट्स कॉम्पोजिशन. इसी को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप. दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉप. तो समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसा लिक्विड मिक्सचर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट पहले अलग अलग होती है, बट जब वो मिक्स कर जाते हैं तो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करते हैं, और उस बॉइलिंग पॉइंट पर उनके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, उनका कॉम्पोजिशन अनचेंज्ड रहता है. ठीक है. तो अब ये एजियोट्रॉप भी दो तरह के होंगे. ठीक है. एक होगा आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड व्हाट आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. देखिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है कि उनकी इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट जितनी रही होगी ना,
जब वो मिक्स करेंगे ना तो उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। मतलब इंडिविजुअली वाटर का अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्कोहल का कुछ और है, जब वो दोनों मिक्स करेंगे ना तो दोनों, मान लीजिए अल्कोहल का 80 है, तो दोनों जब बॉईल करेंगे ना तो ये 80 से भी कम, मतलब 79 पॉइंट या 78 पॉइंट कुछ इस तरह का होगा कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से जो मिक्सचर की बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसा कब पॉसिबल है? तो हम लोगों ने वेपर प्रेशर में फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम, यानी वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यानी जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं ना, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं ड्यू टू लेस इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट देन द सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, जो हम लोगों ने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा, तो वहां वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिक्सचर का डिक्रीज कर जाएगा। यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करने वाले कौन से सॉल्यूशन होंगे, तो ऑल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जो भी सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो सारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होंगे, ठीक है। और जिनके बीच इंटरैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट में बढ़ गया है देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, वो सारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी उनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो ऐसे में उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यानी मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम मतलब ज्यादा, जितना मैक्सिमम हो सकता है, तो ऑल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस जो होंगे दे विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे लाइक इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, like acetone and carbon disulfide, benzene and acetone, acetone and ethanol, है ना, ये सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले एग्जांपल है, तो ये सारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। और एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एनिलीन एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म एंड ये सारे नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन हैं, सो दे ऑल शो नेगेटिव डेविएशन। आई थिंक बहुत अच्छे से आपका क्लस्टर क्लियर हो रहा होगा ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से। अब हम लोग ग्राफ को समझ लेते हैं कि कैसे ग्राफ के थ्रू हम लोग ये समझे कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो रही है। तो देखिए इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 351.5 केल्विन व्हेन इट इज इंडिविजुअली, जब वो अकेले है। वाटर का 373 केल्विन, ठीक है। अब जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो आफ्टर मिक्सिंग यहां पर एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन हो गई, यहां पर एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन हो गई, मतलब इस पॉइंट पे मींस दोनों की बॉइलिंग पॉइंट कितनी थी, एक की 373, एक की 351.5। अब क्या हुआ, जब दोनों को मिक्स कर दिया गया ना तो दोनों एक ही कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 351 पे बॉइल होने लगे। 351.5 से कम हो गया, 373 से भी कम हो गया, और इसी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर ये दोनों एक साथ बॉइल होंगे, बट उस समय उनके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होगी, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, मेंटेन रहेगी। अब ये ग्राफ थोड़ा अटपटा सा लगता है कि मैम अगर आपको कर्व ही करना तो आप सिर्फ एक कर्व करते हैं, तो ये ऐसे एक और कहां से आ रहा है। तो देखिए ये वाला कर्व तो आपको इथेनॉल का शो कर रहा है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन, जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन जो है वो आपको क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो ठीक है, ये यहाँ पे डाउन हो गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसकी कम हो गई, और यहां पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी आके कम हो गई। ये क्या है, तो दिस शोज वेपर फेज। ग्राफ जो है ना ये वेपर फेज का है, और ये वाला जो है ना ये लिक्विड फेज को शो कर रहा है। यानी जो कर्व लाइन है फाइनली चाहे वो वेपर फेज के फॉर्म में आप लेके आइए उसको, क्योंकि लिक्विड जब बॉयल होगा तो वेपर फॉर्म करेगा, तो वेपर फेज में लाइएगा तो ऐसे अपवर्ड होते हुए ये बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, और जब लिक्विड फेज में होगा तो वो ऐसे डाउनवर्ड होकर के आपका, ठीक है। तो ये वेपर और लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट करता है, दोनों फेज को हम लोग यहाँ भी, ये वेपर फेज का प्लॉट है
अगर आप सिर्फ वेपर फेज को दिखाएंगे तो ये डॉटेड लाइन वाला दिखाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट है 188 और वाटर की है 373 केल्विन। जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो उनके बीच इंटरेक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज कर गई, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करके 381.6, इसका इससे भी ज्यादा और इससे भी ज्यादा। तो ये एजियोट्रॉप है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन उस समय जो है वो अपने कॉम्पोजिशन को मेंटेन रखेगा। तो ये वेपर फेज का प्लॉट है। अगर आप सिर्फ वेपर फेज बनाएंगे तो आप ये प्लॉट डालेंगे, और अगर आप लिक्विड फेज का प्लॉट डालेंगे तो आप ये वाले ग्राफ को शो करेंगे। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ा। आइडियल सॉल्यूशन के क्या कॉज हैं, किसे कहते हैं, कंडीशंस क्या हैं, ग्राफ क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, और फिर हम लोगों ने पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उनके भी क्या डेफिनेशन है, क्या कॉज है, क्या कंडीशन है, क्या एग्जाम्पल है, क्या ग्राफ है, और फिर वो कितने टाइप्स के हैं। हम लोगों ने देखा वो दो हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन शोइंग आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव वाले के भी क्या क्या कंडीशंस, कॉज और एग्जांपल्स और ग्राफ है, और नेगेटिव के भी क्या है, हम लोगों ने सारी चीजों को समझा। और एक लास्ट टॉपिक हम लोगों ने इस लेक्चर में किया, दैट इज एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप के भी दो टाइप हैं, दोनों को हम लोगों ने कंपेयर भी किया, उनके ग्राफ को भी कर लिया, और इस तरह से हमारा ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है एंड हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन जो आप हर्ट कह सकते हैं वो यही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जो है ना नेक्स्ट जो सेशन हमारा का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि इट इज बेनिफिशियल वीडियोस, तो प्लीज इसको लाइक भी कर दे, एंड तक देखे भी, शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले। ओके, बाय।